हम डिस्कस कर रहे थे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन टेक्निकल एजुकेशन 2020 के क्वांटम मैकेनिक्स के सॉल्यूशन को 21 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे 5-6 प्रॉब्लम बचे हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स ऑफ लेंथ एल द इनफाइनाइट वाज अ ट्रायल वेव फंक्शन इज गिवन। ट्रायल वेव फंक्शन हमें दिया हुआ है और आपसे पूछा गया यूजिंग दिस ट्रायल वेव फंक्शन ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एज एस्टिमेटेड बाय वेरिएशन मेथड क्या होगी। ठीक है, तो पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स में हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इस वेव फंक्शन को हम क्या कर लेंगे, नॉर्मलाइज कर लेंगे। ये वेव फंक्शन हमें इस तरीके से दिया हुआ है। नॉर्मलाइजेशन की क्या कंडीशन होती है, दैट साई स्टार साई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 1 फ्रॉम 0 टू जितनी भी बॉक्स की लेंथ होगी 0 टू फुल स्पेस में हमें इंटीग्रेट करना होता है 0 टू एल। अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये इक्वेशन आ जाएगी 0 टू एल बी स्क्वेयर बाय एल स्क्वेयर। दिस टर्म इज स्क्वेयर ऑफ दिस एल एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर डी एक्स इज इक्वल टू 1। सोल्व करें, बी स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर इंटीग्रेशन 0 टू एल, यहाँ से आ जाएगा एल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स फोर माइनस 2l एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 1। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं, बी स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर इंटू इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एल स्क्वेयर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 5/5 माइनस एल एक्स 4 आएगा, वो 2 से कैंसिल होकर 2 बच जाएगा। ये 1 है, लिमिट 0 टू एल। लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर, दिस टर्म L5 ओवर 3 प्लस L5 ओवर 5 L5 ओवर 2 इक्वल टू 1। इसको सोल्व करते हैं तो ये टर्म हमारे पास आ जाती है, दिस टर्म बी स्क्वेयर एल क्यूब ओवर 30 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बी स्क्वेयर की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 30 ओवर एल क्यूब आ जाएगी। ठीक है, अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी ओवर एल एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, ये डबल डेरिवेटिव अगर हम करें तो ये टर्म हमारे पास -2b ओवर एल आती है। ठीक है, अब हमें एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m करली स्क्वेयर ओवर करली एक्स स्क्वेयर और जो भी वेव फंक्शन हमारा साई है डी एक्स, ये हमें निकालना है 0 टू एल। अब ये टर्म तो हम निकाल चुके, माइनस बी ओवर एल है और ये हमें पता है ऑलरेडी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, -2b स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर रह जाएगा और 2 टर्म, और यहाँ से इंटीग्रेट करना है 0 टू एल। साथ में हमारे पास माइनस एच कट स्क्वेयर ओवर 2m और सिर्फ साई स्टार बच जाएगा, वो क्या रह जाएगा, एल एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है हमें और हमारी एनर्जी आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस टर्म इज बी स्क्वेयर एच कट स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर एम और इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एल एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और 0 टू एल। सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दीजिए, 30 ओवर एल क्यूब, एल स्क्वेयर पहले तो L5 हो जाएगा, एम एच कट स्क्वेयर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा एल क्यूब बाई 2 माइनस एल क्यूब बाई 3। इसको सोल्व करते हैं तो एल क्यूब बाई 6 बच जाता है हमारे पास। तो इक्वेशन जो है वो आ जाएगी इज इक्वल टू 30 ओवर L5 एम एच कट स्क्वेयर एल क्यूब ओवर 6, ये पावर कैंसिल हो जाएंगी, ये बचेगा 5 एच कट स्क्वेयर ओवर एल स्क्वेयर एम। तो करेक्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 एच कट स्क्वेयर एम एल स्क्वेयर। तो यहाँ से चेक करें, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी है। Assuming that the nucleus is a uniformly charged sphere of radius r, the energy correction in the first order हाइड्रोजन एटम पूछा है। कब पूछा है, अगर न्यूक्लियस के साइज को हमने क्या कर दिया, फाइनाइट कर दिया है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं आपको कहूँगी कि आप इसको क्रैम कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर हमारा आता है उसमें 150 टोटल क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स कैरी करता है।
तो ये बहुत डिफ़िकल्ट, इतने लेंथी क्वेश्चन अगर आप सोल्व करने लगोगे एग्ज़ाम में तो आपका क्वेश्चन चांसेस है कि पूरा जो पेपर है वो अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे डिपेंडेंसी जैसे कि स्टार्क सेकंड इफेक्ट है, या फिर फाइनाइट न्यूक्लियस का क्या इफेक्ट होता है, उसकी परटर्बेशन कितनी आती है, आरपी डिपेंडेंसी कितनी होती है, ये सब प्रॉब्लम्स जो है आप अगर क्रैम कर लें तो अच्छी बात है। तो यहाँ से देखिए जो परटर्ब पार्ट होता है ड्यू टू द फाइनाइट साइज ऑफ न्यूक्लियस, हैमिल्टोनियन क्या आता है इसका, E²/8 एप्सिलॉन नॉट, और ये टर्म आती है 1/r -1/r, जहाँ पे जो आपका r रहता है वो 0 से r के बीच में लाई कर रहा है। अब क्योंकि हमें तो सिर्फ r पे डिपेंडेंसी निकालनी, तो इस टर्म को मैं अगर k कह दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको मैंने कह दिया k 1/r -1/r। एनर्जी करेक्शन निकालनी है फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो होता है हाइड्रोजन का वो होता है 1/√πa³, 1/√πa³, इस तरीके से e⁻⁻r/a ये होता है। तो ये वैल्यू आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। अब देखिए जब आप फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन निकालते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन होती है ψ⁻H' dx या d टाउ, क्योंकि आप 3 डायमेंशन कर रहे हैं तो d टाउ, ये इंटीग्रल हमें सोल्व करना होता है। तो सारी वैल्यू अगर हम रखें तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी इंटीग्रल 1/√πa³ e⁻⁻r/a, h डैश करें तो k 1/r -1/r, साई लिखें तो 1/√πa³ e⁻⁻r/a, डी टाउ अगर करें तो r², और थीटा की टर्म कोई है नहीं तो उसका कंट्रीब्यूशन 4π आ जाएगा इंटू dr, इस तरीके से आ जाएगा। इस ओवरऑल को सिर्फ इंटीग्रल अगर हम देखें, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 0 to r, क्योंकि फाइनाइट साइज है। तो ये ओवरऑल टर्म हमारे पास आ गई 4πk/πa³ इंटीग्रल 0 to r 1/r -1/r e⁻²r/a, और इंटू में रह गया r² dr। ये हमें सोल्व करना है। तो ये तो सारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको तो हम छोड़ सकते हैं, इस इंटीग्रल को हमें सोल्व करना है। तो देखिए जो इंटीग्रल की वैल्यू है 0 to r, r² को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगी हमारे पास r²/r e⁻²r/a, एक इंटीग्रल तो ये है। दूसरा है माइनस इंटीग्रल 0 to r, ये आ जाएगा r e⁻²r/a dr। बाय पार्ट्स मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस टर्म इज इक्वल टू, हम रखेंगे फर्स्ट फंक्शन 1/r तो है ही हमारे पास, इनटू में क्या आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड -2r/a डिवाइडेड बाय -2/a, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन -2r/a -2/a dr, ये आ गई हमारे पास माइनस। अब इसको सोल्व करते हैं तो इसका क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड -2r/a -2/a माइनस अगर इसका करें तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड -2r/a डिवाइडेड बाय -2/a dr, ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं, हमारे पास लिमिट 0 to r ही है, 0 to r लिमिट है, 0 to r लिमिट है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो ये टर्म आ जाएगी 1/r तो बाहर है ही हमारे पास, ये आ जाएगा -a⁻² e⁻²r/a, यहाँ से आ जाएगी ये टर्म आ जाएगी अगेन माइनस, इसका माइनस माइनस प्लस a/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ a ही बचेगा, 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो a बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। इंटीग्रेशन अगर सोल्व करें तो देखिए फर्स्ट फंक्शन अगेन एज इट इज़, यानी r e⁻²r/a डिवाइडेड बाय -2/a, और यहाँ पे क्या बचेगा नेगेटिव साइन, और फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻²r/a और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4/a², इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस ar/2 e⁻²r/a, और ये टर्म हमारे पास आ जाएगी, इसको सोल्व अगर करते हैं तो ये आ जाएगी माइनस e⁻²r/a
ए डिवाइडेड बाय 4/a²। 0 to r लिमिट रख दीजिए इसमें, तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 1/r। r लिमिट रखेंगे तो -a r²/2 e⁻²r/a। इसको करेंगे तो ऊपर माइनस में क्या आ जाएगा 2, माइनस में a²r/2 e⁻²r/a। ये टर्म आ जाएगी -a³/4 e⁻²r/a। ये तो r लिमिट रखी तब आ गई। 0 लिमिट रखेंगे तो ये टर्म 0 चली जाएगी, सिर्फ ये बचेगी विद नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और क्योंकि 1/r इसके मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा a³/4 टर्म आ जाएगी, सिर्फ e⁻0 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये माइनस माइनस सारे प्लस हो गए हैं, तो ये आ जाएगा ar/2 e⁻²r/a। ये माइनस माइनस अगेन प्लस, ये आ जाएगा a²/4 e⁻²r/a। और 0 रखेंगे तो सिर्फ लास्ट वाली लाई करेगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ये ऑलरेडी प्लस है तो नेगेटिव आएगा, -a²/4 टर्म आएगी। अब इसको देखिए अगेन अंदर 1/r करते हैं तो ये आ जाएगी -ar/2 e⁻²r/a। ये आ जाएगी -a²/2 e⁻²r/a। ये टर्म आ जाएगी -a³/4r e⁻²r/a। ये टर्म आ जाएगी प्लस a³/4r। यहाँ से टर्म आ जाएगी प्लस ar/2 e⁻²r/a। ये आ जाएगा प्लस a²/4 e⁻²r/a और माइनस में a²/4। ये टर्म जो है कैंसिल हो रही है एक दूसरे के साथ। अब e⁻²r/a की टर्म को साथ में लिख लेते हैं, तो आपके पास इक्वेशन में आ जाएगी -a²/2 -a³/4r और यहाँ पे है प्लस a²/4 e⁻²r/a। और कोई टर्म नहीं है, बाकी बची हुई टर्म को साथ लिख लेते हैं, a³/4r -a²/4। ठीक है। अब यहाँ पे हम आपने क्या करना है, इनको साथ में रखें तो ये आ जाएगी आपके पास -a²/4 -a³/4r इंटू, इसको एक्सपेंड कर देते हैं थर्ड टर्म तक, -2r/a प्लस 1/2 फैक्टोरियल होगा और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 4, तो 2r²/a² बच जाएगा। फिर -1/3 फैक्टोरियल होगा, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो 1/6 और ऊपर आ जाएगा 8। तो आप लिख सकते हैं 8/6 को क्या लिख सकते हैं 4/3 r³ एंड सो ऑन। और यहाँ पे टर्म 2 बच जाएंगी, a³/4r -a²/4। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है और बची हुई टर्म को लिखना है। हमें r की डिपेंडेंसी यहाँ पे देखनी, तो इसको देखेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -a²/4, इसको इसके साथ किया प्लस एक a कैंसिल हो गया, ये बचेगा r/a/2 है ना, यही बचेगा। इसको इसके साथ किया, a² कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया, नीचे 2 बच गया विद नेगेटिव साइन, r² बच गया /2। इसके साथ करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक a रह जाएगा प्लस r³ और 3 रह गया है हमारे पास। अब इसको करें, इसका आ जाएगा -a³/4r। इसके साथ किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर a² रह गया, नीचे r कैंसिल हो गया, नीचे 2 रह गया, तो a²/2 टर्म रह गए। अगर आप इसको इसके साथ करते हैं तो ये तो हमने कर लिया, हाँ ये किया था, इसका इसके साथ करते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ऊपर a रह जाएगा, r रह जाएगा, ar/2 रह जाएगा। इसके साथ करेंगे तो पॉजिटिव साइन 1/3 बचेगा, ऊपर बचेगा r²। ठीक है, और कोई टर्म नहीं बचेगी, ऊपर क्या बचेगा r², a³ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, a³/4r -a²/4। ठीक है, अब देखिए a³/4r a³/4r से कैंसिल हो रहा है, यहाँ ये टर्म -a²/2 बना रही है और ये +a²/, तो ये तीनों टर्म आपस में क्या हो रही है,
कैंसिल हो रही हैं। यहाँ पे प्लस का RA/2 है, यहाँ पे माइनस का है, तो ये टर्म भी क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। उसके बाद ये दो टर्म्स बची हैं, इन दोनों को R² की जो टर्म्स बची इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो R²/6 आ जाएगा हमारे पास, विद नेगेटिव साइन आ जाएगा, विद नेगेटिव साइन, और प्लस में आ जाएगा R³/3। अगर क्यूब वाली टर्म को हम नेगलेक्ट करते हैं तो डिपेंडेंसी किस पे आ गई हमारी, R² पे। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्टिकल फॉर ईच ऑफ विच देयर आर जस्ट 2 अलाउड स्टेट, अल्फा 2 स्टेट अलाउड है, अल्फा बीटा। इफ दिस पार्टिकल आर आइडेंटिकल बट रिप्रेजेंटेड बाय एंटी सिमेट्रिक फंक्शन, तो अलाउड स्टेट बताना। देखिए अल्फा बीटा 2 स्टेट है और किस में बताना, एंटी सिमेट्रिक में। तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन हमारा रहेगा बी वो करेक्ट रहेगा, क्योंकि इनमें से सिर्फ एंटी सिमेट्रिक कौन सा बता रहा है, ऑप्शन बी बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना है आपने। 2 आइडेंटिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल हैं, आर इन आइसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्टेट दी हुई है पोटेंशियल फील्ड में, और इनकी जो स्पिन है वो 1 दी हुई है। तो डीजेनरेसी बतानी है फर्स्ट 3 एनर्जी लेवल की, ठीक है। जो टोटल डीजेनरेसी होती है वो हम बताते हैं वेव फंक्शन, जो टोटल वेव फंक्शन हमारा होगा, वेव फंक्शन ऑफ स्पेस और वेव फंक्शन ऑफ स्पिन, दोनों की मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों चीज़ें हमें याद देखनी है, स्पिन भी देखना है और स्पेस भी देखना है। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो होती है वो हमारी होती है 0 0 0। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो एनर्जी होगी वो 1 0 0 होगी, ये हो सकती है हमारी। सेकंड जो एनर्जी स्टेट होती है इसकी 3 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, 1 0 0, और क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है 0 1 0 हो जाती है, और क्या पॉसिबिलिटी हो जाती है और हो जाती है हमारी, दिस टर्म इज 0 0 1। उसके बाद क्या हो सकता है 1 1 0 भी हो सकती है, इसकी 3 स्टेट आ जाएंगी हमारी, या फिर 2 0 0 भी हो सकती है, इसकी भी हमारी 3 स्टेट आ जाएंगी। इस तरीके से हमें 3 स्टेट तक डीजेनरेसी बतानी है। तो आइए देखते हैं। पहली बात तो जो स्पिन दे रखी है पार्टिकल की वो क्या दे रखी है, 1, यानी कि पहले पार्टिकल की स्पिन हमारी 1 है, दूसरे पार्टिकल की स्पिन भी 1 है। टोटल स्पिन क्या हो सकती है, ऐड करेंगे 2 सब्ट्रैक्ट किया 0, यानी 2 1 0, ठीक है। 2 के कोरस्पॉन्डिंग जो डीजेनरेसी आती है वो हम बताते हैं 2s+1 से, इस फैक्टर से बताते हैं। तो 2 के कोरस्पॉन्डिंग डीजेनरेसी कितनी आ गई 5, 1 के कोरस्पॉन्डिंग कितनी आ गई 3, और 0 के कोरस्पॉन्डिंग कितनी आ गई 1। अब जो 2 के कोरस्पॉन्डिंग इन दोनों को ऐड किया तो ये सेम स्टेट में है, ये भी सेम स्टेट में है, तो ये बताएगा सिमेट्री को, ये भी सिमेट्रिक को बताएगा, यानी स्पिन यहाँ पे सिमेट्रिक है। ये टर्म किसको बता रही है, एंटी सिमेट्री को बता रही है। अब यहाँ से देखते हैं, क्योंकि आपके पार्टिकल की स्पिन 1 है, बोसोन है, तो ओवरऑल जो वेव फंक्शन है आपका क्या होना चाहिए, यानी स्पेस और स्पिन मिला के क्या होना चाहिए, वेव फंक्शन सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ग्राउंड स्टेट की अगर आप बात करें, ग्राउंड स्टेट की अगर बात करें तो स्पेस क्या देखें, तो ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है कि दोनों के दोनों पार्टिकल आपके यहाँ पे हैं, दोनों के दोनों पार्टिकल जो हैं ग्राउंड स्टेट का मतलब है। अगर स्पेस की बात करें तो जो स्टेट होगी वो क्या होगी 0 0 0, ठीक है। एक ही स्टेट में है, एक ही स्टेट में है, तो यानी उसकी कोई डीजेनरेसी नहीं है, डीजेनरेसी क्या है 1 है। लेकिन स्पिन की अगर बात करें, डीजेनरेसी 1 है, एक ही स्टेट है, तो ये स्पेस वाला जो वेव फंक्शन होगा वो कैसा होगा हमारा, सिमेट्रिक होगा। तो ओवरऑल वेव फंक्शन आपको क्या बनाना है, सिमेट्रिक बनाना है। कब बनेगा, जब स्पिन वाला भी क्या है, सिमेट्रिक आए। स्पिन वाला सिमेट्रिक 2 केस में आता है, या तो उनकी स्पिन क्या हो 2 हो, या तो उनकी स्पिन 0 हो। और इनमें डीजेनरेसी कितनी है, 2 वाले में 5 और 1 वाले में 6। जो स्पिन की वजह से यहाँ डीजेनरेसी आ गई है वो कितनी आ गई, या तो 5 आ गई है या तो 1 आ गई, टोटल कितनी आ गई 6 आ गई, और यहाँ पे कितनी आ गई है 1। लेकिन आपको क्या बतानी है, टोटल डीजेनरेसी बतानी है। तो स्पेस और स्पिन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल डीजेनरेसी इन ग्राउंड स्टेट कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6 आ जाएगी। वैसे तो यहीं से ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। लेकिन आगे की भी आपको आनी चाहिए कि 27 कैसे आया, 99 कैसे आया, तो वो देखना है। अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि अगर हमारे पास एस की वैल्यू 2 है, एस की वैल्यू 1 है और 0 है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो डीजेनरेसी आती है वो 5 आती है, इसके कोरस्पॉन्डिंग 3 आती है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग डीजेनरेसी 1 आती है। ये सिमेट्रिक को बताता है, ये एंटी सिमेट्रिक को बताता है, और ये किसको बताता है, सिमेट्रिक को बताता है। आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है, एक पार्टिकल तो हमारा 0 0 स्टेट में है और दूसरा पार्टिकल 1 0 0 स्टेट या फिर
किसमें है 0 1 0 स्टेट में या फिर 0 0 1 स्टेट में, दूसरा पार्टिकल यहाँ है। तो टोटल कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या कितने बन गए 3 बन गए, और तीनों के तीनों क्या हो सकते हैं सिमेट्रिक भी हो सकते हैं और एंटी सिमेट्रिक, इनके कॉम्बिनेशन सिमेट्रिक भी हो सकते हैं। तो स्पेस की वजह से जो डीजेनरेसी आई है वो कितनी आ गई है 3 आ गई है। स्पिन की वजह से क्या हो सकती है, क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन टोटल क्या बनाना है सिमेट्रिक वेव फंक्शन बनाना है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन बनाना है, तो ये भी आपके सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक दोनों हो सकते हैं। तो टोटल डीजेनरेसी क्या हो जाएगी 3 स्पेस की वजह से इंटू स्पिन की वजह से कितनी है 1 ये है 3 ये है 5 ये है, टोटल कितने आ गया 27 आ गया। तो सेकंड जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसकी डीजेनरेसी कितनी आ जाएगी 27। अब समझते हैं जो हमारी कंडीशन है सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इन केस ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट वहाँ पे डीजेनरेसी कितनी होगी। तो पॉसिबिलिटी देखिए क्या क्या है कि मान लो कि आपका जो जैसे इसी तरीके से समझते हैं कि एक जो है आपका पार्टिकल जो है ग्राउंड स्टेट में है 0 0 0 स्टेट में, दूसरा पार्टिकल आपका है 1 1 0 या फिर 1 0 1 या फिर 0 1 1 स्टेट में। तो इसकी जैसे यहाँ पे पॉसिबिलिटी 27 बनी थी तो इसकी वजह से पॉसिबिलिटी क्या बन गई 27 बन गई। एक और सिचुएशन क्या हो सकती है, पार्टिकल आपका एक पार्टिकल जो है आपका 0 0 स्टेट में है और दूसरा पार्टिकल जो है आपका 2 0 0 या फिर 0 2 0 या फिर 0 0 2 स्टेट में है। तो अगेन इसकी वजह से भी डीजेनरेसी कितनी बन जाएगी 27। एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है हमारा, एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि जो स्टेट है कि ये वाली स्टेट जो हमारी है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 दोनों पार्टिकल यहाँ है या फिर दोनों पार्टिकल यहाँ है या फिर दोनों पार्टिकल यहाँ है। अब देखिए यहाँ पे एक ही स्टेट में पार्टिकल होने की वजह से जो स्पेस वाले की पॉसिबिलिटी 3 ही है, लेकिन स्पेस वाला कैसा हो गया सिमेट्रिक हो गया। तो ओवरऑल वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए अब सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक होने के लिए हमें स्पिन भी सिमेट्रिक उठानी पड़ेगी। सिमेट्रिक स्पिन क्या है 1 है और 5 है, तो यहाँ से डीजेनरेसी कितनी आ जाएगी फिर 18 इस केस के लिए। अब एक और केस क्या हो सकता है कि हमारे पास स्टेट क्या है 0, यही 3 स्टेट अगेन है। तो एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एक पार्टिकल यहाँ है और दूसरा पार्टिकल 0 1 0 स्टेट में है या फिर अदर। तो 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेंगे। देखिए 1 0 0 इसके साथ बन सकता है 0 1 0, दूसरा पार्टिकल यहाँ है। एक कॉम्बिनेशन 1 0 0 में दूसरा क्या हो सकता है 0 0 1 में हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि एक पार्टिकल है आपका 0 1 0 में और दूसरा पार्टिकल है 0 0 1 में। तो 3 कॉम्बिनेशन यहाँ से बन गए स्पेस की वजह से 3, लेकिन ये तीनों क्या हो सकते हैं सिमेट्रिक भी हो सकते हैं और एंटी सिमेट्रिक भी। तो स्पिन वाले भी हमें सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक दोनों उठाने 3 5 ये ऐड करेंगे तो यहाँ से कितने 27। तो देखिए 27 18 27 और 27, तो कितना हो गया टोटल डीजेनरेसी 27 प्लस 27 18 प्लस 27, टोटल आ जाएगा 99। तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की जो हमारी डीजेनरेसी होगी वो कितनी होगी 99 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द लो रेशियो ऑफ द लो एनर्जी लिमिट डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर अ रिजिड स्फीयर। तो लो एनर्जी लिमिट में जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आता है 4 पाई ए स्क्वायर आता है, और ज्योमेट्रिकल जो क्रॉस सेक्शन होता है अगर आप करें ज्योमेट्रिकल आता है पाई ए स्क्वायर, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 4:1। नेक्स्ट भी हमारा बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपने क्रैम करना है। यहाँ पे क्या लिखा है द अट्रैक्टिव स्क्वायर वेल पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। स्क्वायर वेल पोटेंशियल में आपसे पूछा गया है लो एनर्जी लिमिट में स्कैटरिंग जो क्रॉस सेक्शन है उसमें ए की कितनी पावर आएगी। तो देखिए लो एनर्जी लिमिट में स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का ये फॉर्मूला है और वहाँ पे ए की पावर कितनी आती है 6। अगर हाई एनर्जी में पूछा जाए तो ए की पावर कितनी आएगी 4। अभी के लिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।